म्यूचुअल फंड से अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो नो डाउट आपको एसआईपी के साथ साथ समय समय पर लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। इस वीडियो में किन बिंदुओं पर बात करेंगे उसके बारे में एक बार पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा होगा लमसम करने के लिए, ये आप कैसे चुनेंगे। क्या आप जिसमें ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं, जिस प्लान में, जिस म्यूचुअल फंड में, क्या आपको लमसम उसी में करना चाहिए। साथ ही साथ इस समय मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्या इस समय हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे, इन सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाहे आप लमसम करिए या फिर एसआईपी करिए, दोनों कंडीशन में आप म्यूचुअल फंड के यूनिट ही परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप दोनों का मिक्स रूप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि एसआईपी के थ्रू जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आपके एनएवी को एवरेज आउट करने का काम करती है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर है तो भी आप परचेज कर रहे होंगे और जब मार्केट नीचे जाएगा तो भी आप परचेज कर रहे होंगे, यानी आप महंगे पर भी खरीद रहे हैं और सस्ते पर भी खरीद रहे हैं। इस वजह से एनएवी जो होता है यहाँ पर एवरेज आउट हो जाता है। वहीं पर जब लमसम इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो देखिए, नो डाउट अगर आप एक मुश्त पैसा एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा जो है वो लंबे समय तक मार्केट में रहता है। जैसे मान लीजिए आप एसआईपी चला रहे हैं, 10,000 की एसआईपी चला रहे हैं, तो 10,000 हर एक महीने कट रहा है। और मान लीजिए आप 10 साल तक एसआईपी चलाना चाहते हैं तो 10वें साल में जो आपका एसआईपी का अमाउंट कटेगा, इंस्टॉलमेंट पे होगा, वो केवल, अगर आप देखें 10वें साल के अंतिम महीने में, तो केवल उसे 1 महीने का ही समय मिला इन्वेस्ट होने के लिए। इसी प्रकार से जिस तरीके से आपका समय बीतता जाएगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है और उसको उतना ही कम समय मिलता रहेगा मार्केट में। लेकिन जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार आपने पैसा डाल दिया मान लीजिए 10 साल के लिए, तो ये जो पैसा है वो 10 साल के लिए ही मार्केट में पड़ा रहा और यहाँ पर कंपाउंडिंग अच्छे से काम करेगी। जो आपका रिटर्न मिल रहा है उस पर भी रिटर्न, उस पर भी रिटर्न, उस पर भी रिटर्न प्रत्येक साल इस तरीके से मिलता जाएगा। तो नो डाउट लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एक अच्छा कॉर्पस जनरेट में मदद करता है और एसआईपी जो है वो आपके एनएवी को एवरेज आउट करने में मदद करती है। और अब जब आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा बढ़ने की संभावना रहती है। क्योंकि नो डाउट हमारे पास इतना मोटा पैसा एक साथ शायद ना आ पाए, लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, हो सकता है कहीं से आपको पैसा आ जाए, या फिर कहीं से भी मान लीजिए अचानक से आपके पास पैसा आया और अगर आप 2-3 साल तक, 4 साल तक उसको कहीं पर भी यूज नहीं है आपको, तो आप इसको लमसम इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो चलिए क्लियर हो गया कि लमसम और एसआईपी के थ्रू जब आप मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो बढ़ने की संभावना रहती है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि लमसम करने के लिए हम फंड का चुनाव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ 2-3 पॉइंटों का विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू, तो 3 चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। पहला है कि हमारा गोल क्या है। गोल का मतलब कि हम जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसकी एज इस समय 45 साल है और उसके बच्चे की एज मान लीजिए 15 साल है। अब 17 साल 18 साल में, ध्यान से देखिएगा, 17 साल 18 साल में वो 12th पास कर जाएगा और उसके बाद से वो ग्रेजुएशन में जाएगा और इस दौरान उसको एक मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि वो एमबीबीएस करे, हो सकता है वो इंजीनियरिंग करे, हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन करे किसी अच्छे कॉलेज से, तो एक अच्छा खासा मोटा पैसा यहाँ देने की जरूरत पड़ती है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपकी एज 45 साल है और आपके बच्चे की एज 15 साल है और आने वाले 2 से 3 सालों में आपको एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत पड़ेगी और आज आपके पास मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कितना हो गया। आज आपका बच्चा 15 साल का है तो आने वाले 2 से 3 साल, यानी 2 साल से 3 साल आप मैक्सिमम इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज आपको जरूरत नहीं है लेकिन 2 से 3 साल तक आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो मान लीजिए अगर इस प्रकार का आपका गोल है तो यहाँ से हमें पता चल पाएगा कि आपका टाइम होराइजन क्या है। तो यहाँ से जब हमें पता चल गया कि हमारा टाइम होराइजन 2 से 3 साल है तो हम किसी एक ऐसे फंड को चुनेंगे जिनमें रिस्क कम हो। अगर आप इस 2 से 3 साल के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी चुन लेंगे तो हो सकता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी अगर आप पास्ट डेटा उठा करके देखेंगे तो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल परफॉर्म ही नहीं करते हैं या फिर नेगेटिव रिटर्न देने लगते हैं। तो ये जो आपका टाइम पीरियड होगा जब आपका बच्चा 17 से 18 साल का होगा तो आप ये जो पूरा उसकी पढ़ाई है उसको स्किप नहीं कर सकते। चाहकर भी आप नहीं कह सकते कि चलो ठीक है अगले इस साल पैसा नहीं है अगले साल मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। तो हम अपने पैसे को जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले 2 से 3 साल के लिए, उसे किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए जहां पर
रिटर्न हमें भले कम मिले लेकिन वो पैसा निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो क्या आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी इस कंडीशन में बेहतर होगी? नहीं, ये आपके लिए बहुत गलत डिसीजन होगा अगर आप इस टाइम पीरियड के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप में सिर्फ 2 से 3 सालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जब आप अपना एक तरीके से गोल डिसाइड कर लेते हैं, गोल डिसाइड करने के बाद से आपको टाइम होराइजन पता चल जाता है और टाइम होराइजन के साथ साथ आपका रिस्क एपेटाइट भी पता चलता है, क्योंकि ये जो आपके बच्चे की पढ़ाई होगी उसे आप स्किप नहीं कर सकते कि इस साल पैसा नहीं है अगले साल करा दूंगा, अगले साल नहीं चलो 2 साल बाद करा दूंगा, ये आप स्किप नहीं कर सकते। ये आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके गाड़ी लेने का डिसीजन है कि आप 2 साल बाद गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी नहीं भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा आफत नहीं आ जाएगा या फिर बहुत बड़ी आपके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा। आप 1 साल 2 साल उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे की पढ़ाई इसे आप स्किप नहीं कर सकते। बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर आपने उसका एडमिशन नहीं कराया तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है पर्टिकुलर इस लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो आपके पास 2 लाख 5 लाख है। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है कि ये पैसा आप किस लिए जोड़ना चाहते हैं। गोल जैसे ही आप डिसाइड करेंगे आपको टाइम होराइजन पता चल जाएगा कि ये कितने टाइम होराइजन के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट रहना चाहिए। 2 से 3 साल के लिए तो स्मॉल कैप से बिल्कुल दूर रहिए, मिड कैप से बिल्कुल दूर रहिए, लार्ज कैप से भी आपको दूर रहना चाहिए इस कंडीशन में, अगर आपका पैसा 2 से 3 साल के लिए मार्केट में केवल रहने वाला है। इस कंडीशन में कौन सा फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है? तो देखिए, आपको डेट प्लस इक्विटी दोनों का एक्सपोजर लेना चाहिए। अब यहां पर भी डेट और इक्विटी को मिला करके एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है। हाइब्रिड में भी फिर से यहां पर कई कैटेगरीज बन जाती हैं। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा एग्रेसिव और तीसरा डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अब तीनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से सुनिएगा, इसी से आपका फंड डिसाइड होगा। कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और डेट का जो पोर्शन है वो आप 50% से ज़्यादा रखेंगे और इक्विटी का जो पोर्शन है वो आप 50% से कम रखेंगे। डेट का जो एक्सपोजर होता है वो हमें एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से हमारा पैसा ग्रो करता है। डेट का मतलब जैसे कि आपसे गवर्नमेंट क्या होती है, कई बार उधार लेती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तौर पर, कारपोरेट जो होते हैं वो भी आपसे उधार लेते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स के नाम पर। तो वहाँ पर हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 7% 8% फिक्स देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर डेट में रखना चाहेंगे और इक्विटी में कम रखना चाहेंगे, क्योंकि इक्विटी का जो पोर्शन है वो डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं की या फिर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये पूरा पैसा आपका डूब सकता है। अब मान लीजिए कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या हो गया कि मान लीजिए अगर आपका पूरा 80% डेट में है और 20% मान लीजिए आपका इक्विटी में है, तो 80% मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 80,000 रुपया आपका डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा और 20,000 रुपया आपका इक्विटी में डाला जाएगा। अब मान लीजिए कि 2 साल के लिए आपने ये डाल दिया और ये 8% के रिटर्न से हमें डेट वाला दे रहा है, तो मान लीजिए 80 का 8% अगर आप निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 का 8% निकालेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से ये 6400 आपको ये रिटर्न बना करके देगा ये 1 साल में, और 2 साल में जस्ट इसका डबल कर दीजिए। ठीक है, और वहीं पर 20% यानी 20,000 का मान लीजिए इक्विटी ने आपका कोई भी रिटर्न बना करके नहीं दिया, मान लीजिए कोई भी रिटर्न नहीं बना करके दिया, बिल्कुल मार्केट फ्लैट रहा या फिर निगेटिव में 1% दिया, तो यहाँ से जो निगेटिव आएगा आपका 1% मतलब कि आपका 200 रुपया और 2 साल का 400 रुपया ये आपको निगेटिव में रिटर्न दे देगा, मतलब कि 400 रुपया इसमें से घटा देंगे तो 19,600 रुपया ये बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने चूंकि 2 साल के लिए मार्केट में केवल पैसा इन्वेस्ट किया, तो अगर आपका इक्विटी में केवल 20% का एक्सपोजर है और डेट में अगर आपका 80% का एक्सपोजर है, तो चूंकि डेट वाला हमें 8% से ग्रो करके दे रहा है हमारा पैसा फिक्स रिटर्न के हिसाब से, तो हमें यहाँ से 6400 और गुणे 2 यानी कि 12,800 रुपया हमें यहाँ से रिटर्न मिला, और यहाँ से इक्विटी वाला जो हमारा 400 रिटर्न निगेटिव में मिला उसको अगर मैं यहाँ से घटा भी देता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12,400 रुपया। मतलब कि 2 साल तक हमने पैसे को इन्वेस्ट रखा फिर भी हमारा पैसा पॉजिटिव तौर पर ग्रो कर रहा है। तो ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि डेट का पोर्शन आप ज़्यादा रखेंगे और इक्विटी का पोर्शन कम रखेंगे। इसी प्रकार से एग्रेसिव हाइब्रिड होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड में क्या होता है कि आप इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा रखेंगे और डेट का पोर्शन कम रखेंगे। अब मान लीजिए कि किसी ने 80% इक्विटी में रख लिया और 20% मान लीजिए कि डेट में रख लिया, तो यहाँ पर देखिए जब आपका टाइम होराइजन 5 साल
के आसपास हो, तो ये आप ये वाला प्लान चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 साल में इक्विटी आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है डेट की तुलना में। तो ये आपको तय करना होगा कि आपके टाइम होराइजन के हिसाब से और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये आपको फंड सूटेबल कर रहा है या नहीं। इसके साथ ही साथ तीसरा फंड जो होता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जैसे बैलेंस एडवांटेज वाले फंड होते हैं, जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें क्या होता है कि ये डेट वाला जो पार्ट है और प्लस इक्विटी वाला जो पार्ट है, ये फिक्स नहीं होता है कि इतना % रखा जाएगा। जैसे जैसे मार्केट का सिनेरियो रहेगा वैसे वैसे ये फंड मैनेजर जो है आपके फंड को एलोकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस समय इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है कि वो इक्विटी का पोर्शन 50% से बढ़ा दें और डेट का पोर्शन 50% से कम कर दें। लेकिन मान लीजिए कुछ समय बाद इक्विटी का परफॉर्मेंस डाउन होने लगा, नेगेटिव में रिटर्न आने लगा, तो हो सकता है कि वो डेट का जो पोर्शन है वो 50% से बढ़ा दें और इक्विटी का जो पोर्शन है वो 50% से घटा दें। कहने का मतलब कि मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ये आपके फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपके फंड को एलोकेट करते हैं, और जैसे जैसे फंड को एलोकेट करेंगे आपका जो रिटर्न है वो निगेटिव में जाने की संभावना खत्म होने लगती है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आपको चुनना चाहिए। हमारी गलती क्या होती है कि हम मान लीजिए स्मॉल कैप में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि स्मॉल कैप में ही पैसा डाल देते हैं और आने वाले 2 साल में हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। देखिए, नो डाउट आप वहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि 2 साल 3 साल के लिए स्मॉल कैप में कभी भी आपको लमसम करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मिड कैप में भी नहीं करना चाहिए, इवन मैं कहता हूँ लार्ज कैप में भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन 2 से 3 साल का केवल है तो आपके लिए उस समय हाइब्रिड प्रोडक्ट बेस्ट हो सकता है। और हाइब्रिड में भी आप देख लीजिए कि क्या आपका कोई ऐसा गोल है जिसे आने वाले 1-2 साल के लिए आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे बाइक लेना, कार लेना। अगर इस प्रकार का गोल है तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं वहां पर। लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना है बच्चे को, बच्चे की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल ऐसे फंड में जाना चाहिए जो कि आपके रिस्क को थोड़ा सा कम करे, और उस कंडीशन में आपको हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। और हाइब्रिड में भी आप देख लीजिए 3 प्रकार के हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको फंड सेलेक्ट करना होता है जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब एक बार मोटा मोटी बात कर लेते हैं कि देखिए बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड, तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड, चौथा मल्टी कैप फंड, पांचवा फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बाद से हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पर मैं अगर एक मोटा मोटी एक आइडिया दूँ कि कब आपका टाइम होराइजन कितना है और उसके हिसाब से कौन सा फंड आपको चुनना चाहिए, तो देखिए लार्ज कैप फंड आपको तब चुनना चाहिए जब आपका टाइम होराइजन कम से कम 5+ ईयर का हो। मिड कैप फंड कम से कम आपका 7 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन हो तब आपको चुनना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको तभी एंट्री लेनी चाहिए जब आपका टाइम होराइजन कम से कम 10 साल से ज़्यादा का पीरियड आपके पास हो। मल्टी कैप की अगर हम लोग बात करें तो मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप ये दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन मल्टी कैप जो है इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर फिक्स है कि 25% मिनिमम रहेगा। वहीं पर फ्लैक्सी कैप में कोई भी फिक्स नहीं है, ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिसमें एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो फ्लैक्सी कैप जो है वो फंड मैनेजर के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी ये रिस्क को कम करने के लिए फंड मैनेजर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, मतलब कि आपके फंड के ऊपर। वहीं पर मल्टी कैप में इस प्रकार का कोई भी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है फ्लेक्सी कैप की तुलना में। तो अगर आपका मल्टी कैप में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर कम से कम 6 साल से ज़्यादा का अगर आपका टाइम होराइजन है तो आपको मल्टी कैप में जाना चाहिए। फ्लेक्सी कैप की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इस वजह से यहाँ पर भी आप मान करके चलिए कि कम से कम 5 से 6 साल का टाइम होराइजन है आपके पास, तब आपको इसमें जाना चाहिए। वहीं पर हाइब्रिड प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आपका टाइम होराइजन 5 से कम ईयर के लिए है, 5 से कम साल के लिए है, तो आपका हाइब्रिड प्रोडक्ट हो सकता है। और हाइब्रिड में भी 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया। जब आपका बिल्कुल ही मान लीजिए कि 1 से 2 साल के लिए अगर आपको करना है तो वहाँ पर आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड में सेलेक्ट करना चाहिए, जहाँ पर डेट का पोर्शन ज़्यादा होगा। वहीं पर मान लीजिए आपको 2 से 3 साल के लिए जाना है तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। और अगर आपका 2 से 3 साल के लिए जाना है तो आपको बैलेंस एडवांटेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि वो डेट और इक्विटी में लगातार वो क्या कर सकते हैं, वो एलोकेशन को बदल सकते हैं। और अगर आपका टाइम होराइजन लगभग 4 से 5 साल का है तो उस कंडीशन में आपको एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए, यानी कि इक्विटी का पोर्शन आपका ज़्यादा हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड के हिसाब से आप अपने फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एक बार बात कर लेते हैं
कि लमसम हमें जो हमारी एसआईपी चल रही है क्या उसमें ही करना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए आपके 4-5 एसआईपी चल सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई लार्ज कैप का फंड ले रखा है, मान लीजिए आपने कोई मिड कैप का फंड ले रखा है, हो सकता है आपने कोई स्मॉल कैप का फंड ले रखा है, हो सकता है आपने कोई फ्लेक्सी कैप का फंड ले रखा है। इस प्रकार से आप फंड लिए हो सकते हैं। तो देखिए, लार्ज कैप का जो टाइम होराइजन मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको तय करना है। अगर आपका टाइम होराइजन अलाउ करता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए तो नो डाउट आप इसमें कर सकते हैं। मिड कैप वाला जो है अगर आपका अलाउ करता है तो इसमें आप कर सकते हैं, स्मॉल वाला आपको अलाउ करता है तो इसमें कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप वाला अलाउ करता है तो इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइम होराइजन आपको अलाउ नहीं करते हैं तो इन सबसे आपको बचना चाहिए। तो क्या हमें एक नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? नहीं। अगर ये चीज़ें अलाउ कर रही हैं आपको तो नो डाउट आपको उसी एसआईपी में करनी चाहिए, उसी एसआईपी में करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका स्मॉल कैप में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है और अगर आपको मौका मिला, ये पूरी तरीके से मार्केट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा और उस समय अगर आप अपने ऐप में देखेंगे तो एवरेज आपको एनएवी दिखाई जाती है। अगर वो एवरेज एनएवी अभी करंट एनएवी से नीचे चली गई है, ध्यान से सुनिए, अगर एवरेज एनएवी करंट एनएवी से नीचे चली गई है यानी आप पॉजिटिव में होंगे, और करंट एनएवी से एवरेज एनएवी अगर ऊपर चल रही है यानी आप निगेटिव में होंगे। तो अगर आपकी एनएवी ज़्यादा है, एवरेज एनएवी करंट एनएवी से, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका जो टोटल निगेटिव में रिटर्न है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। इसी प्रकार से आप सब में कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपका ऑलरेडी माइनस में है और इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन पीरियड में है, तो उस समय आप उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपको फायदा होगा क्योंकि आपका जो एनएवी है वो और एवरेज आउट होगा। और यहाँ से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करके 2 साल बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपके मन में सवाल आएगा कि जो हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था क्या वो पैसा निकलेगा? नहीं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपका पहले हुआ है उससे पैसे निकलेंगे, बाद वाला नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं पर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी आपका 5 लाख वहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुका है और फिर से आपने यहाँ पर लमसम कर दिया स्मॉल कैप में 1 लाख का, और 2 साल बाद जब आप पैसा निकालने जाएंगे तो ये 1 लाख वाला इन्वेस्टमेंट नहीं निकलेगा, ये 5 लाख वाले में से 2 लाख की जो वैल्यू हो चुकी होगी प्रेजेंट में वो निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंतर्गत चूंकि ये आपका पहले एंट्री लिया है इन्वेस्टमेंट में तो यहीं से पैसा निकलेगा, ना कि इससे निकलेगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें तो देखिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आपका ऑलरेडी एसआईपी चल रहा है उसमें आपका ही इन्वेस्टमेंट हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। अगर आपका टाइम होराइजन अलाउ करता है तो नो डाउट आपको उसी में एसआईपी करनी चाहिए, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन पीरियड में चला गया है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपकी एवरेज एनएवी मार्केट के वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी निगेटिव में हैं, तो आप उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपको एवरेज एनएवी का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर टाइम होराइजन आपका बहुत कम है और आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो कि आपको उस टाइम पीरियड के हिसाब से रिस्क को कम करके दे, तो उस कंडीशन में आपको उस रनिंग एसआईपी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इस समय जो मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या हमें मार्केट में इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे मार्केट पिछले 1 साल 2 साल से लगातार ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। तो अगर पिछले 2 साल से कोई इन्वेस्टर है जो कि सोच रहा होगा कि जब मार्केट में करेक्शन आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या ये उसे टाइम पीरियड मिला? नहीं मिला। बीच में एक आध दिन के लिए अगर आप 4 जून का डेटा देखेंगे, जब वोटों की गिनती हो रही थी तो उस दिन लगभग 4% से 6% मार्केट गिरा था। तो अगर इस छोटी छोटी गिरावट में अगर आप लमसम करेंगे तब तो आप ठीक है, नहीं तो वेट करते रह जाएंगे। पिछले 2 साल से बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना में जिस प्रकार से 30% का 40% का गिरावट देखने को मिला था उस तरीके से भविष्य में देखने को मिले तो बहुत रेयर ही होगा। तो 2 साल तो आपका ऐसे ही निकल गया, मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है और भविष्य में भी कब करेक्शन आएगा किसी को नहीं पता है। तो पैसा अगर आपके पास है और अगर आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, तो आप उस पैसे को होल्ड करके रखेंगे तो पैसा आपका लगातार डिप्रिशिएट होता जा रहा है, तो इसे मार्केट में हमें पार्क करने की जरूरत है। अब ये जरूरी हो गया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या 2 लाख एक साथ हम लोग मार्केट में डाल दें? नहीं, इससे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, जैसे कि इसको टोटल 10 पार्ट में तोड़ दीजिए, जिसमें से 2 पार्ट यानी 20% अभी अगर आप चाहें तो मार्केट में डाल सकते हैं। बाकी का जो 80% बचा उसे आने वाले 8 महीने के लिए आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इससे क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया तो आपको ये पछतावा नहीं रहेगा कि आप महंगे में खरीद रहे हैं, क्योंकि 20% आपका ऑलरेडी यहाँ से इस रेट पर खरीदा जा चुका होगा। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया तो आपको कम से कम संतोष रहेगा कि 20% पैसा आपका कम रेट पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि 20% आपका पैसा डूब गया, अभी भी आपके पास 80% पैसा होगा मार्केट जब नीचे जा रहा है उस समय पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इससे आपका एवरेज जो NAV है वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के। क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाऊँ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से कि केवल मार्केट ऊपर उठा या फिर मार्केट नीचे गिरा, कितना हमें CAGR या फिर कितना हमें XIRR रिटर्न मिल रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम मार्केट में कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। चलिए इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू मान लीजिए कि 1 लाख किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और 10 साल के लिए उसका टाइम होराइजन है, और मान लीजिए कि इसको जो रेट ऑफ रिटर्न मिला वो 12% का मिला। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न 12% का मिला है, और इस रिटेल इन्वेस्टर ने मान लीजिए ऑल टाइम हाई पर पैसा इन्वेस्ट किया, इस वजह से उसे 12% देखने को मिल रहा है। तो इसका 1 लाख का जो वैल्यू होगा वो 10 साल में बढ़ करके 3,10,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आंकड़ों पर। वहीं पर एक दूसरा रिटेल इन्वेस्टर है जो कि लमसम के थ्रू ही 1 लाख इन्वेस्ट करता है, और जब वो मार्केट गिरा उस समय वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और उसे इंतजार करना पड़ा 2 साल के लिए जब मार्केट में गिरावट होगी। हालांकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इस तरीके की चीज़ों को आपको हाइपोथेटिकली ही सोचना है। मान लीजिए कि 2 साल वो इंतजार किया और 2 साल बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली, और इस हिसाब से उसका टाइम पीरियड 2 साल घट गया। इससे पहले वाले रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमने टाइम पीरियड 10 साल लिया था, और दोनों इन्वेस्टर चाहते थे एक ही समय पैसा डालने के लिए। पहले इन्वेस्टर ने पैसा डाल दिया, यानी उसको टाइम मिला 10 साल का, और दूसरा इन्वेस्टर 2 साल इंतजार किया मार्केट गिरने का, और मान लीजिए मार्केट गिरने पर वो 1 लाख डाला, और चूंकि 2 साल इंतजार किया इसलिए इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 साल बचा। अब मान लीजिए कि मार्केट गिरा तो उसको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। मान लीजिए उसको 15% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिला। इससे पहले हमने 10 साल में जो जिसका टाइम होराइजन था उसका 12% हम लेकर के चले थे। जब मार्केट गिरा तो जाहिर सी बात है उसको रिटर्न ज़्यादा मिला होगा। अगर 15% मान लीजिए रिटर्न मिला तो 1 लाख का जो वैल्यू है उसका बढ़ करके हो जाएगा 3,05,000। अब ध्यान से देखिएगा, जो 10 साल के लिए पैसा ऑल टाइम हाई पर रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा डाला था उसका 3,10,000 रुपया बन रहा था टोटल कॉर्पस। वहीं पर 8 साल के लिए जिसने पैसा डाला मार्केट गिरने पर और 15% यानी कि ज़्यादा रिटर्न मिलने के बावजूद भी उसका टोटल कॉर्पस जो है वो उस रिटेल इन्वेस्टर से कम बन रहा है जिसका टाइम होराइजन ज़्यादा था। क्योंकि इसका टाइम होराइजन 10 साल का था, इसका टाइम होराइजन जो है वो 8 साल का है। कहने का मतलब कि आपका XIRR CAGR रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है जब मार्केट करेक्शन करेगा, लेकिन जो टाइम होराइजन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपाउंडिंग आपकी तभी काम करती है जब आप पैसे को मार्केट में ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हैं। पहला इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, और दूसरा इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में केवल 8 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा। तो इन 2 सालों में भले ही आपको मार्केट गिरने पर रिटर्न ज़्यादा मिले, लेकिन बावजूद इसके टोटल कॉर्पस जो है वो आप ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है वो कम था। तो टाइम होराइजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप उसको मार्केट में धीरे धीरे करके पार्क करते रहिए। आप अगर वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से 20%, 10%, 30% करेक्शन होगा तब मैं पैसे डालूंगा, तो हो सकता है आने वाले 2 साल 3 साल तक आपको मौका ही ना मिले। इस वजह से आपको जब भी मार्केट में 1%, 2% करेक्शन देखने को मिले, और अगर आपके पास मोटा पैसा है तो उसको धीरे धीरे करके आप मार्केट में पार्क करते रहिए। इस प्रकार का शायद आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले कि 20%, 30% मार्केट करेक्शन हो जाए। क्योंकि आज के डेट में अगर आप RBI का कंसर्न देखेंगे तो वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये सूचना दी थी कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बैंक में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट FD के तौर पर या फिर RD के तौर पर या फिर सेविंग बैंक्स में वो रखने से कतरा रहे हैं, और वो अपना पैसा अब धीरे धीरे शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पब्लिक जो है वो अवेयर हो चुकी है, और इस वजह से आप देख रहे होंगे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ऑल टाइम हाई को टच कर रही है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इतना ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, और इसी वजह से एक तरीके से धीरे धीरे करके बबल बन चुका है। और नो डाउट ये भविष्य में आकर के करेक्शन होगा, लेकिन कब होगा कोई नहीं बता सकता। तो उससे अच्छा ये है कि धीरे धीरे करके आप मार्केट में पैसा डालते रहिए, और जब भी मार्केट में करेक्शन हो तो आप वहाँ पर और पैसा डालिएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में जब करेक्शन होता है, गिरावट होती है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। 90% पब्लिक जो होती है वो उस समय डर करके अपना पैसा निकाल लेती है। कोरोना के समय मार्केट लगभग 30 से 40% नीचे गया था, उस समय भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाल लिया था। लेकिन आने वाले
6 महीने साल भर के अंदर ही मार्केट ने वो छलांग लगाई कि उनका पैसा 1 साल 2 साल में ही जस्ट डबल हो गया था। तो ये सभी चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।